So today we are here and today we are going to discuss about the temperature which is class 7 chapter conduction convection जिसमें आ जाते हैं. So first of all we will discuss about temperature. So temperature होता क्या है? टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी बॉडी की कूलनेस और हॉटनेस को टेम्परेचर बताता है. अगर हमें किसी भी बॉडी की कूलनेस की कोई बॉडी कितनी कूल है या कितनी हॉट है तो उसकी कूलनेस को और उसकी वार्मनेस को कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, क्योंकि टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ थर्मामीटर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज़ थर्मामीटर. सो अगर हम थर्मामीटर की बात करें, अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह के थर्मामीटर होते हैं. फर्स्ट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड अनदर वन इज़ लैब थर्मामीटर. तो अगर हम लैब थर्मामीटर की बात करें तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर मापने का उसका क्राइटेरिया होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का वो माप सकता है. 32 भी ले सकते हो आप. 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का वो मेज़र करता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल लैब थर्मामीटर की, तो लैब थर्मामीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से वो 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बता सकता है. तो ये हमारे पास थर्मामीटर्स होते हैं. दो तरह के हमारे पास थर्मामीटर होते हैं. जो फर्स्ट होता है हमारे पास कौन सा होता है? वो लैब थर्मामीटर एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी टेम्परेचर वाला थर्मामीटर, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर. सो अगर बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन क्या होती है? मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, डायरेक्टली हो जाएंगे. ओके, ये जो आपकी सीरीज़ है, ये आपकी सारी की सारी सीरीज़ सी टेट पे बेस्ड है. सी टेट की आपकी चाहे HSSC हो, चाहे आपका चाहे आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका NVS का एग्ज़ाम हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स आपके कॉम्पिटिटिव जिनमें भी साइंस एज अ सब्जेक्ट आती है, आप ये बोल सकते हो क्योंकि हमेशा जो बेस होगा वो तो NCERT ही होगा ना. हमेशा वो जो कुछ भी देगा वो NCERT से ही देता है, इसलिए हम NCERT ही पढ़ते हैं. सो इसलिए सिर्फ ये NCERT ही है. और जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत बड़े बड़े हैं बट हम उनमें से कुछ ब्रीफ निकाल रहे हैं, तो उस ब्रीफ को निकाला गया है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, कुछ बस आपको एक बार रिवाइज़ करनी है. सो अगर हम बात करते हैं कंडक्शन की, तो कंडक्शन क्या होता है? हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कॉलर ऑब्जेक्ट. अगर हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जा रही है, अगर हीट जा रही है फ्रॉम हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन. और अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन स्पेशली किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होती है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिस चीज़ के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो. द मटेरियल विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दमसेल्फ. मतलब उनके अंदर से वो मटेरियल ये बोलेंगे कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली जा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. इंसुलेटर्स में फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो मेटल्स, जितने आपके मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर. जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस हम उसको यूज़ नहीं करते, तो हम कॉपर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट कंडक्टिविटी करता है. ठीक है, तो वो होते हैं सारे कंडक्टर्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए. जो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम. वो बोलेंगे कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा, हम कौन बन जाएंगे? कंडक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. और जो बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. क्या बोलते हैं उसको? कन्वेक्शन. अगर एक हॉटर ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने किचन में कटोरी रख दी है गैस पे,
जिस साइड में उसकी एक और कटोरी लगा दो तो आप देखोगे वो साइड वाली कटोरी भी गर्म हो जाती है। तो वो तो होती है कंडक्शन, इसका मतलब सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफर हुई, वो क्या हो गई, कंडक्शन। लेकिन जब आप पानी को गर्म कर रहे हो, दैट इज़ कन्वेक्शन सॉरी। उसके बाद है सन ट्रांसफर, जो सन की हमारे पास आती है, हम तो क्या बोलते हैं, किसकी फॉर्म में बोलते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में बोलते हैं, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में आती है। उसके बाद हमारे पास ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्टल ब्रिज। दो तरह के ब्रिज बनते हैं हमारे पास, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज कैसे बनता है, जब हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि जो पानी होगा, पानी बहुत देर से गर्म होगा, और जो हवा होगी, जो मिट्टी होगी, वो क्या होगी, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी या बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जब हम दिन का टाइम होता है, दिन के टाइम में जो रेत होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। कोस्टल एरियाज़ की बात करें जहाँ पर रेत दोनों होते हैं, बीचेस जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा, जो रेत होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो क्या होगा, जो पानी है ये भी ठंडा है, अभी कोल्ड है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में। ये सन की रेस पड़ रही है इस पर, सन की रेस तो सब पे पड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे हवा ठंडी होती है, यहाँ से प्रेशर, जहाँ से जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर एरिया में चली जाती है, क्योंकि गर्म होकर हवा ऊपर हो गई, और अगर हवा ऊपर उठ गई तो यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन गया। तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बन गया तो जो सी वाटर है, सी वाटर के ऊपर जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ चली जाएगी, गर्म इस जगह को ले लेंगी। तो जो ये ब्रिज बनता है इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। ये डे में बनता है। डे में कौन सा ब्रिज बनता है, सी ब्रिज। उसके बाद अगर हम बात करें लैंड ब्रिज की, तो अब हमें पता है रात होगी, जब रात होगी तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, जो रेत है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पानी की, तो उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू लैंड के। तो जो लैंड है, अब रात के टाइम पे क्या हो गया है, अब नाइट हो चुकी है, कोई सन की रोशनी नहीं है, सन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, सन नहीं है। तो जो रेत है वो गर्म हो चुका है, रेत अब जल्दी ठंडा हो जाएगा, रेत जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन पानी अभी गर्म पड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, तो ये हवाएं ऊपर चली जाएंगी उठ के, ठीक है, हवाएं ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह ले लेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कुछ जाएगा तो कोई ना कोई तो उसकी जगह लेगा ना। तो ये क्या बन गया, देखिए ब्रिज बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। उसको हम बोलते हैं सी ब्रिज, और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। जब लैंड से सी की तरफ जा रही है दैट इज़ लैंड ब्रिज, और जब सी से लैंड की तरफ आ रही है दैट इज़ सी ब्रिज, ठीक है। उसके बाद यही एक रीज़न, जैसे हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, हम क्यों पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स और कॉटन क्लॉथ्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है सबसे मेन, कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देते, उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने जो उनकी जालीदार चीज़ होती है उसमें जकड़ देते हैं, तो हीट अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर ठंड नहीं लगती है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हम एक ही चैप्टर किया आज हमने, तो हम सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वी ऑल आर फेमिलियर विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो लेट्स, एसिड्स की अगर हम बात करें तो कर्ड, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टापन होता है ना, तो खट्टे की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ कर्ड, लेमन, बहुत सारे जूस होते हैं, ऑरेंज जूस हो गया या फिर लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस एंड विनीगर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो एसिड है वो लेटिन वर्ड से आया है, लेटिन वर्ड दैट इज़ एक्रे, लेटिन वर्ड एक्रे से हमारे पास एसिड आया है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, जो विनीगर होता है उसमें एसिटिक एसिड होती है, फोमिक एसिड, आंट स्टिंग, जो चींटी काटती है हमें, जो रिलीज़ करते हैं एसिड, डेट इज़ आंट, फोमिक एसिड। की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि आंट कौन सा एसिड रिलीज़ करता है, तो दैट इज़ फोमिक एसिड। उसके बाद सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें से, चेस ग्रेप्स, इनमें कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद दही, कर्ड, दही में होती है लैक्टिक एसिड। स्पिनिच, पालक, पालक में होती है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ये बेसिक है, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। उसके बाद है आंवला,
ए फॉर आंवला, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसके बाद है टेट्रिक एसिड। टेट्रिक एसिड जो हम पनीर निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जो कच्चा आम होता है उसके अंदर कौन सी एसिड होती है? टेट्रिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड इन आर्ट स्ट्रिंग, citric acid in citrus fruits, lactic acid in curd, oxalic acid in spinach, that is palak, ascorbic acid in amla, and tetric acid in tamarind, grapes, unripe mango, etc. ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिस की, ये हमारे पास कुछ एसिड्स थे। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिस की, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस। सो इम्पॉर्टेंट अगर हम बेसिस की बात करें, सो फर्स्ट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में, वो तो हमें पता ही है कि जो सोप होती हैं वो सोडियम के और पोटेशियम के सॉल्ट्स होती हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसके अंदर। लिटमस। अब हमारे पास आते हैं टेस्ट, अलग अलग हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लिटमस टेस्ट। पहली बात, लिटमस बनता है कैसे? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा इंडिकेटर है, तो लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर। लिचन्स, लिचन्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जो काई, जो फंगस और एल्गी होती है, दोनों मिलके जब सिम्बायोसिस में रहती हैं, तब हमारे पास क्या आते हैं? ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहती हैं। लीचन्स सिम्बायोसिस में रहती हैं। ये कौन कौन? एल्गी प्लस सिम्बायोसिस में रहती हैं। ये कौन कौन रहता है सिम्बायोसिस में? एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है लीचन्स। ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरली मिलता है हमें। तो जो लीचन्स होता है, और लीचन से फिर लिटमस पेपर बनता है। लीचन से क्या बनता है? लिटमस पेपर बनता है। तो अगर लीचन से लिटमस पेपर होता है, हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। जब भी आपको एसिड का बताना है, भाई ये एसिड है, तो आप रेड लिटमस पेपर उठाओ। अगर आप रेड को उठाते हो और एसिड में डालते हो तो वो रेड ही रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लू उठाओगे तो ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड, तो उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी जो सामने वाली चीज़ है वो एक एसिड है। उसके बाद अगर हम बेस के लिए टेस्ट करते हैं, तो बेस के लिए आप क्या टेस्ट करते हैं? बेस के लिए हम क्या टेस्ट करते हैं? बेस के लिए भी हम यही करेंगे कि अगर हमारे पास हम रेड लिटमस पेपर में उठाएंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ब्लू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना रोज़ की। तो चाइना रोज़ को हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। चाइना रोज़ के ऊपर अगर आप एसिड का टेस्ट करेंगे चाइना रोज़ से, तो जो चाइना रोज़ का कलर है वो डार्क पिंक हो जाएगा। और अगर आप बेस के साथ उसका टेस्ट करेंगे, दैट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रीन, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है फिनोफ्थलीन। वी ऑल आर फेमिलियर विद फिनोफ्थलीन। दैट व्हाट इज फिनोफ्थलीन? जो बॉल्स होती हैं वॉश बेसिन्स में, वॉशरूम्स में जो यूज़ की जाती हैं बॉल्स, दैट इज़ फिनोफ्थलीन बॉल्स। तो अगर हम फिनोफ्थलीन की बात करें तो एसिड के साथ वो कैसा? वो कलर ही नहीं देगा, दैट मीन्स वो कलरलेस होगा विद एसिड, कलरलेस विद एसिड एंड पिंक विथ बेस। पिंक के साथ वो बेस के साथ वो पिंक कलर देगा और एसिड के साथ वो कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है जब हम सॉल्ट प्लस वाटर को ऐड करते हैं, तो होता है एसिड प्लस बेस। यही होती है। ये उल्टी भी हो सकती है। कैसे? एसिड प्लस बेस की जब आप रिएक्शन करवाते हो तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए फॉर एग्जांपल HCl plus NaOH, that will converted into NaCl प्लस में H2O। दिस इज एसिड बेस, ये एसिड हो गई, ये बेस हो गया, और ये क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो जी कंप्लीट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, I hope so that you all are understanding. सो नेक्स्ट, तो न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बहुत बल्क में। फॉर एग्जांपल आपको चीटिंग आती है, तो सीधी सी बात, उसने क्या रिलीज़ किया, फोमिक एसिड रिलीज़ किया उसने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वो फोमिक एसिड रिलीज़ किया तो हम उसके ऊपर थोड़ा सोडा रगड़ लेते हैं, या घर में ब्लीचिंग, जो हमारे घर में मीठा सोडा होता है उसको रगड़ लेते हैं। दैट इज़ अ बेस। वैसे जनरली वो एक सॉल्ट होता है, लेकिन उसके ऐसा बेस लेके चलते हैं। आप कोलगेट लगा लो, वैसे वो सॉल्ट है लेकिन उसके अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कोलगेट यूज़ कर लेते हैं। वैसे जनरली उसके ऊपर कोई बेस लगा लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में जैसे ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो उसके ट्रीटमेंट में हम कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा लाइम यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा लाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टूथ डिके हो जाता है, क्या हो जाता है, टूथ डिके, तो टूथ डिके के लिए हमें कोलगेट यूज़ करने के लिए बोला जाता है, या फ्लोरीन यूज़ करने के लिए बोला जाता है। तो वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कैविटीज़ होती हैं वो एक एसिड प्रोड्यूस होता है उनके अंदर, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कोलगेट। कोलगेट के अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन की, तो कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। उसके बाद चलिए, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसी के बीच में, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर वीक एसिड है, वीक बेस है, जब भी वो एसिड को बेस की रिएक्शन करवाएगा वो हमेशा ही सॉल्ट प्लस वाटर ही देगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, अ सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। इनमें से एसिड कौन है, एसिड कैसे होता है, देखो सॉल्टी तो नहीं होते, वो तो नमक हो जाएगा, बिटर भी नहीं होते, बेसिस का है, स्वीट मीठे तो बिल्कुल नहीं होते, कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। उसके बाद है हमारे पास मैन्योर इज़ एडिड सोइल टू इंक्रीज। उसको हम क्यों करते हैं, मैन्योर हमें क्यों यूज़ करते हैं, हम उसको बेसिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या करने के लिए, बेसिक बनाने के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, हमारे पास बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, HCl है, H2SO4 है, लेकिन इनमें से कौन सी है, क्योंकि ये सारी की सारी वीक एसिड है, इसको हम खा सकते हैं, इसको भी हम खाते हैं। टेट्रिक एसिड को खाया जाता है, सिट्रिक एसिड को खाया जाता है, एसिटिक एसिड इज़ ऑल्सो नॉट सो मच हार्मफुल। तो सबसे ज़्यादा इसको हम खाते नहीं हैं, इसको हम नहीं खा सकते। कौन सी एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक, जो हमारे स्टमक में एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक इज़ hydrochloric acid. We all are familiar with this, that it is hydrochloric acid. Then next we have which of the following is a strong base. इनमें से सबसे ज़्यादा strong base कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, ये हमें पता है, NaOH। ओके, सो दिस इज़ योर, हम इसमें आज हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, टेम्परेचर वाला एक तो, और एक एसिड बेस सॉल्ट्स वाला। नेक्स्ट हमारा जो भी चैप्टर होगा वो भी 7th क्लास का ही होगा, क्योंकि अभी 7th क्लास बची हुई है, तो 7th क्लास का ख़त्म करने के बाद देन हम 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।